नमस्कार। आज हम एक दंपति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लगभग 15 दिनों पहले मेरे पास ये कुंडली इस प्रश्न के साथ आई थी। उन महिला ने मुझसे यह सवाल किया था कि क्या मेरा तलाक हो जाएगा, और यदि होगा तो कब होगा। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि 2019 से वो अपने पति से अलग रह रही हैं। 2014 में इनका विवाह हुआ और 2019 में ये दोनों पति पत्नी अलग अलग हो गए। तो पत्नी अब अपने मायके में यानी माता पिता के घर पर 2019 से रह रही है। लेकिन अब तक पति अथवा पत्नी इन दोनों में से किसी ने भी कोर्ट में केस नहीं किया है और इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इनके प्रश्न का उत्तर हमें खोजना होगा कि क्या इनका तलाक होगा और यदि होगा तो कब होगा। ये ऊपर की कुंडली महिला की है, पत्नी की, और दोनों ये लग्न कुंडली है और ये नवांश कुंडली है। ये पति की कुंडली है, लग्न कुंडली, और ये नवांश कुंडली। तो चलिए पहले हम पत्नी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, इनका पत्नी का जन्म समय 8 बजे है और पति का जन्म समय 10:30 बजे रात में। पत्नी का रात 8 बजे और पति का जन्म समय रात 10:30 बजे। यहाँ पर मैं जन्म समय का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैं यहाँ पर जन्म विवरण नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है। तो फिर जन्म समय बताने का अर्थ क्या है? वो इसलिए कि अधिकांश लोग राउंड फिगर देते हैं। इन्होंने अपना जन्म समय 8 बजे लिखा है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। और पति का जन्म समय 10:30, 28-29 भी नहीं, 31-32 भी नहीं। जबकि यदि 1 मिनट भी आगे या पीछे जन्म समय होता है तो कुछ मामलों में लग्न बदल जाती है, और जिन मामलों में लग्न नहीं बदलती है उनमें प्रत्यंतर दशा जरूर बदल जाती है। प्रत्यंतर सूक्ष्म दशा सबसे पहले बदलती है और इसके बाद प्रत्यंतर दशा भी बदल जाती है। इसलिए जन्म समय जो एक्यूरेट है वही देना चाहिए। तो चलिए हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सप्तम भाव, हम केवल विवाह, तलाक, अलगाव के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसलिए कुंडली में अन्य ग्रह कहाँ कैसे हैं हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो हम सीधा सप्तम भाव पर आते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह या वैवाहिक जीवन का भाव है, जीवन साथी का भाव है। तो सप्तम भाव में यहाँ वृषभ राशि है और उसका स्वामी शुक्र यही अपनी राशि में स्थित है। जो भी ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है वो बलवान होता है। ग्रह भी बलवान होता है, वह भाव भी बलवान होता है। लेकिन यहां पर शुक्र अस्त हो चुका है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि यह शुक्र, चूंकि इस सप्तम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य 3 ग्रह स्थित हैं, तो सूर्य के कारण शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह अस्त हैं। तो पहली बात तो ये कि जिस भाव में कोई भी अस्त ग्रह स्थित होता है उस भाव को हानि पहुंचती है।
दूसरी बात, ये शुक्र और बुध, बुध 9 अंश 58 कला का है और शुक्र 9 अंश 23 कला का है। यानी ये दोनों ही ग्रह गृह युद्ध में शामिल हैं। गृह युद्ध में शामिल ग्रह बुरे परिणाम देता है। अंशों से बिल्कुल नजदीक हैं और ये दोनों ही ग्रह सूर्य के कृतिका नक्षत्र में स्थित हैं। सूर्य यहीं स्थित है। सूर्य में अलगाववादी गुण होता है, सेपरेटिव इफेक्ट रखता है। सूर्य जहां भी स्थित होता है वहां उस भाव से संबंधित रिश्ते को अलग करने की कोशिश करता है या फिर उस भाव से संबंधित अंग उसको अलग करने की कोशिश करता है। जैसे यदि सूर्य पंचम भाव में स्थित होगा, पंचम भाव पेट का भाव है और पंचम भाव पत्नी या स्त्री का गर्भ स्थान कहलाता है। तो सूर्य या तो पेट में क्या है, पेट में लीवर है और बड़ी आंत है, तो या तो लीवर और आंत को अलग करने की कोशिश करेगा या फिर गर्भ को पेट से अलग करने की कोशिश करेगा, जिसे हम गर्भपात कहते हैं। तो सूर्य सप्तम भाव में यदि बैठता है तो निश्चित रूप से पति और पत्नी को दोनों को अलग करने का प्रयास करता है। तो एक तो यहां पर सूर्य स्थित है और दूसरा शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह सूर्य के कृतिका नक्षत्र में स्थित हैं। दोनों ही ग्रह गृह युद्ध में शामिल हैं। दोनों ही ग्रह अस्त हैं। तो जब इनकी शुक्र की महादशा थी और शुक्र में बुध की अंतर्दशा आई तो ये दोनों अलग हो गए। 2019 में ये अलग हुए हैं, शुक्र में बुध की अंतर्दशा में। शुक्र और बुध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब पति की कुंडली लीजिए। पति की कुंडली में सप्तमेश मंगल है जो लग्न में स्थित है और लग्न में स्थित होकर सप्तम भाव को दृष्ट करता है। यहां पर इसे मांगलिक दोष कहा जा सकता है। हालांकि सप्तम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है और मंगल अपने राशि को देख रहा है, अपने भाव को देख रहा है, तो जो ग्रह अपने भाव को देखता है वो भाव बलवान हो जाता है। लेकिन मंगल और शनि में खास बात यह है कि ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं। चाहे जितने भी शुभ हो जाएं, ये राजयोग कारक ग्रह क्यों ना हो जाएं, इनकी दृष्टि में कुछ न कुछ अशुभता तब भी विद्यमान रहती है। तो यदि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो जीवन साथी के बीच लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करता है मंगल, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है। दूसरी बात, जब इनका अलगाव हुआ, इनका अलगाव राहु में शुक्र, राहु की महादशा थी और शुक्र की अंतर्दशा थी। आप सोच में पड़ सकते हैं कि शुक्र क्यों? क्योंकि शुक्र तो सप्तमेश ना तो लग्न कुंडली में है और ना ही चंद्र कुंडली का सप्तमेश है, ना ही नवांश कुंडली का सप्तमेश है और ना सप्तम भाव में स्थित है। तो फिर शुक्र क्यों? शुक्र इसलिए, शुक्र के बारे में देखिए, यहां भी शुक्र स्थित है। बीच में मैं एक अलग बात बताता हूं। इन दोनों लोगों की कुंडली में एक खास बात है कि शुक्र दोनों का अस्त है। इस बात का ख्याल विवाह करते समय जरूर करना चाहिए। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है, पत्नी का कारक तो है, स्त्री का कारक तो है, लेकिन यह विवाह का कारक भी है।
गुरु विवाह का कारक नहीं है। गुरु केवल पति का कारक है और संतान का कारक है, लेकिन शुक्र पत्नी का कारक भी है और विवाह का कारक भी है। तो वो चाहे पुरुष की कुंडली हो अथवा स्त्री की, शुक्र को जरूर देखना चाहिए। इन दोनों की कुंडली में शुक्र अस्त है, यह भी एक संकेत है जो आज इनके साथ समस्या खड़ी हुई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र, यहां पर शुक्र की स्थिति देखिए कि शुक्र चूंकि विवाह का कारक है और पत्नी का कारक है, तो किसी की भी कुंडली में, किसी भी पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है यानी कारक पीड़ित हो गया, तो निश्चित रूप से विवाह में समस्या आएगी, वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी। इसी तरह से जैसे गुरु है, गुरु संतान का कारक है, तो यदि किसी की कुंडली में गुरु पीड़ित हो गया तो संतान होने में विलंब होगा अथवा संतान के साथ समस्या होगी। पत्नी की यदि स्त्री की कुंडली है और गुरु पीड़ित है तो संतान और वैवाहिक जीवन दोनों के मामले में बुरा होगा, क्योंकि गुरु पति का कारक है। तो यहां पर शुक्र का संबंध सप्तम भाव से तो नहीं है, सप्तमेश भी नहीं है, किंतु ये विवाह का कारक भी है और स्त्री का कारक भी है, पत्नी का कारक है। फिर ये शुक्र प्रेम संबंध के भाव में स्थित है और यहां पर ये नीच राशि में स्थित है। शुक्र नीच राशि में भी है और अस्त भी है और शनि के द्वारा पीड़ित भी है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि शुक्र और सूर्य दोनों पर पड़ रही है। तो इस तरह से यहां शुक्र बहुत ही ज्यादा निर्बल हो गया है। अस्त होने के कारण, नीच होने के कारण, सूर्य और शनि दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित होने के कारण, तो यहां पर सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो जब राहु में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई, उसी समय ये दोनों अलग हो गए 2019 में। अब यहां तक तो हमने देख लिया कि ये अलग क्यों हुए, लेकिन अब आगे क्या? 2019 से आज 2022 है, जो यह भी समाप्त होने वाला है, और ये दोनों 2019 से अलग अलग रह रहे हैं। इन दोनों ने, किसी ने भी अब तक कोई भी कोर्ट केस नहीं किया है, बातचीत भी इनकी बिल्कुल बंद है। तो फिर सवाल अब यह है कि आगे क्या? तलाक होगा, और यदि होगा तो कब होगा? तो चलिए हम आगे देखते हैं। इस समय पत्नी की जो कुंडली है, पत्नी की कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि और पीछे जाने का अब कोई अर्थ नहीं है। 2019 की हमने बात की जब ये अलग हुए थे, बीच की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब हमें आगे देखना है कि आगे होना क्या है। तो इस समय सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 25 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, सूर्य सप्तम भाव में है और राहु कुटुंब भाव में है। कुटुंब भाव में राहु का स्थित होना अच्छा नहीं है, कुटुंब में कलह का कारण बनता है। राहु, सूर्य, शनि और द्वादश भाव का स्वामी, ये चार ग्रह सेपरेटिव इफेक्ट रखते हैं। तो राहु कुटुंब भाव में बैठा है तो कुटुंब भाव से अलग करने का प्रयास करता है। तो इस समय सूर्य में राहु की अंतर्दशा है। सूर्य और राहु का एक तो पहले ही ये नैसर्गिक शत्रु हैं, और दूसरी बात ये तात्कालिक शत्रु भी हैं। इस कुंडली में तात्कालिक शत्रु भी हैं। और तीसरी बात, इन दोनों का संबंध षडाष्टक का संबंध है, सूर्य और राहु का। सूर्य से राहु अष्टम भाव में है, राहु से सूर्य छठे भाव में, छठे आठवें का संबंध है। तो सूर्य में राहु में कोई संभावना नहीं है। अब सूर्य के बाद, राहु के बाद
गुरु की अंतर्दशा आएगी। तो गुरु की अंतर्दशा क्या फल देगी? तो हम गुरु पर विचार करते हैं। यहां पर गुरु कुटुंब भाव और पंचम भाव का स्वामी, दो शुभ भाव का स्वामी है। कुटुंब भाव और पंचम शुभ त्रिकोण भाव का स्वामी है। दशम भाव में स्थित है। कुंडली का सबसे शुभतम केंद्र भाव दशम भाव है और मित्र राशि में भी स्थित है। तो यहां हमने देख लिया कि स्वामित्व की दृष्टि से गुरु अच्छा है, स्थिति की दृष्टि से गुरु अच्छा है और अपनी मित्र राशि में भी है। अब हम देखते हैं कि क्या इस पर कोई अन्य कोई प्रभाव है। तो यहां शनि को देखिए, शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं है, नवम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। शनि वक्री है, इसलिए द्वितीय भाव से भी फल देगा। तो द्वितीय से देखेगा तो अष्टम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि एकादश पर पड़ेगी। तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है। अब मंगल को लीजिए, मंगल की दृष्टि सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर ना तो शनि की दृष्टि है और ना मंगल की। राहु केतु की पंचम दृष्टि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि राहु की तो नवम दृष्टि पड़ रही है गुरु पर। राहु केतु की पंचम या नवम दृष्टि मैं कभी नहीं मानता हूं। अब तक मैंने 100 से ऊपर वीडियो बनाए हैं, फेसबुक में लगभग 1000 पोस्ट दिया है। आपको मेरी पोस्ट में या मेरे वीडियो में कभी भी राहु केतु की पंचम या नवम दृष्टि नहीं मिलेगी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही कि राहु और केतु की पंचम और नवम दृष्टि क्यों नहीं माननी चाहिए। तो चलिए, यहां पर गुरु पर किसी भी तरह का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। चंद्र कुंडली से अगर हम देखते हैं तो चंद्र कुंडली से ये गुरु लग्नेश और दशमेश बनता है। नवांश कुंडली में ये गुरु सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में चला गया है। यहां पर सप्तमेश और तृतीयेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। सप्तमेश तृतीय में चला गया है और तृतीयेश सप्तम भाव में आ गया है। अब इस गुरु पर नवांश कुंडली में भी किसी भी बुरे ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये पीड़ित है क्योंकि ये पाप कर्तरी में है। एक तरफ राहु और दूसरी तरफ शनि मिलकर पाप मध्यत्व बना रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु अपनी उच्च राशि में स्थित होने के कारण और केंद्र में स्थित होने के कारण गुरु बलवान है। अब वापस लग्न कुंडली में आइए। गुरु पति का कारक भी है और यदि पति का कारक अच्छा है और बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है तो फिर आगे संभावना है किस चीज की? यदि तलाक होता है तो दूसरी शादी की संभावना है और या फिर तलाक नहीं होगा। तो यहां पर पति का कारक गुरु अच्छा है, बलवान है। अब गुरु को देखिए, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव क्या है? हमारे घर का भाव है, घर के सुख का भाव है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि का अर्थ है कि गुरु की अंतर्दशा में इन्हें घर के सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि गुरु सुख का कारक भी है। गुरु सुख का कारक है और चतुर्थ भाव घर के सुख का भाव है। तो यदि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गुरु की अंतर्दशा में इन्हें घर के सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। अब गुरु की पंचम दृष्टि को देखिए।
गुरु इस कुंडली का कुटुंब भाव का स्वामी है। कुटुंब यानी परिवार। कुटुंब भाव का स्वामी होकर कुटुंब भाव से भाग्य भाव में आया है और यहां से अपनी पंचम दृष्टि से ये कुटुंब भाव को, अपने भाव को, अपनी राशि को दृष्टि कर रहा है। इस दृष्टि का क्या अर्थ है कि गुरु की जब अंतर्दशा होगी तो कुटुंब का सुख भी इन्हें प्राप्त होगा। ये धन भाव भी कहलाता है, धन की प्राप्ति भी इन्हें होगी। लेकिन यहां पर हमारा विषय केवल वैवाहिक जीवन है, तो कुटुंब की प्राप्ति तो होगी, घर के सुख की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यहां पर इनकी कुंडली में सूर्य में गुरु, सूर्य और गुरु दोनों ही मित्र ग्रह हैं। इसके अलावा ये तात्कालिक नैसर्गिक रूप से मित्र तो हैं, तात्कालिक रूप से भी ये मित्र हैं, क्योंकि तात्कालिक मित्रता जो ग्रह जहां पर स्थित है वहां से दूसरा, तीसरा, चौथा घर ये तात्कालिक मित्रता के भाव हैं, आगे अथवा पीछे। पहला घर तात्कालिक शत्रुता का होता है और तात्कालिक मित्रता का भाव है दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा सारे ग्रह, सारे भाव तात्कालिक शत्रुता के भाव होते हैं। तो सूर्य और गुरु नैसर्गिक मित्र भी हैं और तात्कालिक मित्र भी हैं। तो इसलिए सूर्य में गुरु की महादशा, अंतर्दशा अच्छे परिणाम देगी। तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आने वाला जो समय है 25 जनवरी के बाद का समय इनका अच्छा है। कहीं कोई तलाक नहीं नजर आता है, क्योंकि देखिए छठा भाव, छठे भाव का स्वामी, छठा भाव शत्रुता का और कोर्ट केस का भाव है। द्वादश भाव जेल का भाव है। छठे भाव का स्वामी मंगल मित्र राशि में पंचम भाव में मित्र के साथ स्थित है। छठे और द्वादश भाव का कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहां कहीं भी कोर्ट केस जैसी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि अब तक इन दोनों में से किसी ने भी कोर्ट केस नहीं किया है और अब गुरु की अंतर्दशा आ रही है। तो सीधा सा अर्थ यह है कि ये महिला वापस अपने ससुराल जाएगी। इन दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता होगा और ये ससुराल जाएगी। ये कुंडली देखकर और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हम अक्सर ही बुरी बुरी बातें ही बताते हैं, बुरी बुरी सूचनाएं ही देते हैं। लेकिन इन्हें मैंने जब इनकी कुंडली और इनके पति की कुंडली देखी, अच्छी तरह से देखने के बाद जब मैंने इन्हें प्रेडिक्शन दिया तो मैं भी खुश था और ये भी खुश हो गए। ये तो ज़्यादा नहीं खुश होंगे, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई इनकी। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि इन्हें फिर से अपने जीवन साथी से मिला दें। तो चलिए, ये पत्नी की कुंडली का विश्लेषण हमने आपको बताया। अब दूसरे भाग में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो दूसरे भाग में हम इनके पति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।